Renewable energy technology course lecture series में we are going to start the third lecture of the hydropower. तो इम्पल्स टर्बाइंस के हवाले से हम बात कर रहे थे और फर्दर हम इनकी जो वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पल्स टर्बाइंस हैं उनको देखेंगे कि उनमें फॉर द डिफरेंट हेड्स कौन कौन सी टर्बाइंस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं. Impulse turbine consists of a wheel or runner with a number of buckets around its periphery. तो ये जो टरबाइन है इस पे इसकी पेरिफेरी के साथ अटैच्ड होता है एक व्हील या रनर और जिसके थ्रू ये नोजल जो है इस पे पानी जो है उसका प्रेशर डालती है. इसको इम्पल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो नोजल का जो वाटर जेट है वो जेट जो है वो डायरेक्टली आके इस पे टकराता है और फिर ये ये जो है ये रेवोल्यूशन होती है घूमती है. तो इसको इसलिए इम्पल्स कहा जाता है. और एक्सेल जो थी उससे पहले जो हमने रिएक्शन टरबाइन थी उसमें जो वाटर का फ्लो था वो ऐसे आता है और उसके अंदर से होके फिर गुजरता है. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन रिएक्शन टरबाइंस एंड दी इम्पल्स टरबाइंस. तो वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइंस में पेल्टन ट्यूब, टर्बो इम्पल्स टरबाइन और ऑसबर्गर क्रॉस फ्लो टरबाइन जिसको हम क्रॉस फ्लो टरबाइन भी कहते हैं. सबसे पहले पेल्टन ट्यूब की बात करते हैं. सो पेल्टन टरबाइंस आर suitable for power extraction when water energy is available at high head and low flow rate. तो जितना ज़्यादा बड़ा हाई हेड होगा किसी भी डैम का या वाटर रिजर्वायर का तो फ्लो रेट जो है वो उसका कम होगा. तो जो पेल्टन टर्बाइंस हैं जिसकी जो शेप है वो हम ये देख रहे हैं इस टाइप की है और जो नोज़ल है उस नोज़ल ये नोज़ल लगी हुई है यहाँ पर और इस नोज़ल के साथ ये एक अंदर जो है ये स्प्री लगी हुई होती है जो कि इसके वाटर के जेट को यहाँ प्रेशर को कंट्रोल करती है. तो क्या होता है जब इसे टकराता है टकराने के बाद ये जो टरबाइन है ये रेवोल्यूट करती है और जो बाकी पानी एक्सेस वो नीचे टेल वेल्स की तरफ चला जाता है. A nozzle is used which increases the velocity of the water and hence increases the kinetic energy. ये नोजल जो है ये इस्तेमाल की जाती है कंप्लीट नोजल और ये डिफरेंट हो सकती हैं. मतलब ये कहने का ये हो सकता है कि किसी भी टरबाइन के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही नोजल लगाई जाए. तो ये डिफरेंट नोजल्स भी लगाई जा सकती हैं. दो नोजल्स तीन नोजल्स भी लगाई जा सकती हैं ताकि जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा बढ़ाई जा सके और मल्टीपल नोजल लगा के काम जो है उसको बेहतर अंदाज से परफॉर्म करवाया जा सकता है. तो पेल्टन व्हील इज अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस टरबाइन के ये टेंजेंट जो है वो वाटर जो है वो हमें फ्लो करता है क्योंकि यहाँ टकराने के बाद फिर ये इस अंदाज पे निकलता है. सो पेल्टन व्हील इज tangential flow turbines means the water jet will strike the blade of the turbine tangential. ठीक है ये ब्लेड है इस तरीके से और ये टेंजेंट में परपेंडिकुलर इसके टकराएगा. The nozzles are arranged the wheel and serve the purpose of introducing water to the turbine. nozzles को इस तरीके से सेट किया जाता है कि उसका जो डिज़ाइन है और प्लस उसकी जो सेटिंग है उसकी जो व्हील के साथ कितने दूर उसको एडजस्ट करना है और वो सारी की सारी अरेंजमेंट जो है वो व्हील के साथ वो पर्पस यही सर्व करती हैं कि टरबाइन को रोटेट कराती हैं और उससे फिर फर्दर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पर्पस है वो पूरा किया जा सकता है. जेट्स ऑफ वाटर emerge फ्रॉम दीज नोजल टेंजेंशियल टू द व्हील ऑफ द टरबाइन. ये बात ऑलरेडी हो चुकी है दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गई है. तो पार्ट्स ऑफ ए पेल्टन व्हील टरबाइन कौन कौन से हैं ये जरा देखते हैं. इनके जो पार्ट्स हैं टरबाइन के उसमें नोजल सबसे पहला है जिसके बारे में अभी बात की दोबारा और देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द बकेट्स ऑफ द रनर इज कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग ए स्पेयर इन द नोजल. अच्छा अब ये देख रहे हैं कि ये दरमियान में ये एक स्पेयर है एक रॉड टाइप होता है जिसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर एक हैंड व्हील के थ्रू. ठीक है या कोई भी हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के थ्रू इसको यहाँ पर कर लिया जाता है. अच्छा इसका एक लिमिटर होता है मैक्सिमम स्टॉपर. मतलब कहने का ये हुआ कि ये इस जगह पर आकर फर्दर ये व्हील अंदर नहीं जाएगा
इसका मतलब ये हो गया, अगर ये स्टॉपर यहाँ ना लगा हुआ हुआ तो नुकसान ये होगा कि ये जो स्पेयर है ये बिल्कुल एंड पर जाकर, ठीक है, मतलब एक लिमिट है उससे आगे कहीं ना चली जाए। तो इसलिए ये जो स्टॉपर है ये इसको रोकने के लिए होता है, और एक लिमिटेड है इसकी उस तक इसको कंट्रोल करने के लिए होता है। अच्छा, इसको अब ये देख रहे हैं कि ये एक नोजल है, यहाँ पर एक नोजल नजर आ रही है, ठीक है। अब ये अगर पीछे होगा, ये जो स्पेयर अगर इस बैक साइड पे होगा, तो हम देख सकते हैं कि पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन पानी का, सॉरी, फ्लो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जो पानी का जो प्रेशर है या जो जेट है, हो सकता है वो बहुत थोड़ा हो। तो इसको जेट को कंट्रोल करने के लिए इसको, इस स्पेयर को बिल्कुल नोजल के करीब लैंड पे ले आते हैं, ताकि फिर क्या होगा, जो पानी का, वाटर का जो प्रेशर है जो कि जेट की फॉर्म में बनेगा, और वो जेट जो है वो हमें टकराना है हायर वेलोसिटी के साथ टू दीज बकेट्स। रनर एंड बकेट्स, जो कि ये दिस इज अ रनर एंड दीज आर दी बकेट्स। So the runner or blade consists of a circular disc on the periphery of which several buckets evenly spaced are fixed। जो कि जितने भी ये buckets हैं इन सबको evenly, मतलब एक जैसे फर्क के बाद इनको जोड़ दिया गया है। The bucket is made of cast iron, cast steel, bronze or stainless steel depending upon the head at the inlet of the turbine। तो ये जो रनर और बकेट्स हैं, इनका इनकी जो बनावट है उसके लिए क्या किया जाता है कि कास्ट आयरन से, स्टील ब्रोंज से, या कोई जो स्टेनलेस स्टील है उससे भी बनाया जा सकता है, जो कि डिपेंड करता है हेड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन पे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ये केसिंग है ऊपर के लिए, ये टेल स्टॉक है या टेल रेस है, और ये यहाँ पर पिचिंग सर्कल है, रनर है, और ये ब्रेकिंग जेट है। ब्रेकिंग जेट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रेकिंग जेट इज यूज टू स्टॉप द रनिंग व्हील व्हेन इट इज नॉट वर्किंग। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो व्हील अगर घूम रहा है, ठीक है, ये जो रनर है अगर ये रनिंग में है तो इसको रोकना है। किस सूरत में इसको रोकना है? अगर ये पानी यहाँ से आ रहा है, नोजल के थ्रू जेट आ रही है, तो क्या उस सूरत में रोकना है या किसी और सूरत में इसको रोकना है? दिस सिचुएशन अराइजेस व्हेन द नोजल इनलेट इज क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेयर। ये उस सूरत में होता है कि जब इस नोजल को, इस स्पेयर को बिल्कुल यहाँ से क्लोज कर दिया जाए, ताकि जो वाटर का फ्लो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। वो नोजल इनलेट को बिल्कुल बंद कर दिया जाए स्पीड के थ्रू, और क्या हो कि वाटर जेट स्टॉप ऑन दी बकेट्स, और जो वाटर का जेट था वो इन बकेट्स पर अब पानी फेंकना बंद कर दे। अब होता क्या है, क्योंकि जब पानी फेंकना बेशक बंद कर देगा, लेकिन ऑलरेडी इनर्शिया तो होगा उसके अंदर, क्योंकि पहले ये वर्किंग कंडीशन में थी। So sir, due to inertia, the runner will not stop revolving even after complete closure of the inlet nozzle। जैसे ही इसको कंप्लीट क्लोज कर दिया जाता है इनलेट नोजल को, लेकिन ये जो रनर है ये नहीं रुकता, ये चलता रहता है। तो उसको रोकने के लिए फर्दर ये ब्रेकिंग जेट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसको वर्किंग, मतलब रनिंग व्हील को रोक देता है, और यूं कह लें कि जो पेल्टन व्हील टरबाइन है उसका कंप्लीट जो उसका प्रोसेस है वो रुक जाता है। So Pelton turbines are suitable for high heads in the range of 60 मीटर टू 700 मीटर। तो ये हम देख लें कि ये बहुत ही बड़े हेड के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि 60 मीटर से 700 मीटर इज अ ह्यूज हेड। और इसकी कैपेसिटी भी हम देख सकते हैं विद एन आउटपुट कैपेसिटी ऑफ नियरली 50 किलोवाट टू 10,000 किलोवाट। तो पेल्टन टर्बाइंस जो हैं वो सुटेबल हैं हाई हेड्स के लिए, जो कि रेंज है 60 टू 700 मीटर। अच्छा, और इसके अलावा क्या एडवांटेजेस हैं पेल्टन टर्बाइन के, कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी हाई है। मेंटेन्स हाई एफिशिएंसी 85 टू 90% इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड वेरिएशन। लोड में जो भी वेरिएशन हो रहा हो, ठीक है, उस वेरिएशन की इरिस्पेक्टिव हम ये कह सकते हैं कि हाई एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन होती है, जो कि तकरीबन 85 से 90% है। रिड्यूस कैविटेशन इफेक्ट ऑन बकेट्स। जो बकेट्स हैं वो क्योंकि बनाए जाते हैं कास्ट स्टील के, आयरन के, तो जो कैविटेशन का अमल है वो बहुत ही कम होता है इस पे, ना होने के बराबर होता है बिल्कुल। इट इज़ अ हाई हेड टरबाइन, जिसे मैंने बताया अभी आपको। इसका एडवांटेज ये है कि जहाँ पर भी कुछ डैम्स ऐसे हैं कि जिनका हेड हाई है, वहाँ पर भी इस टरबाइन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इट इज़ अ
टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, और ये जो टरबाइन है ये टेंजेंशियल फ्लो है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज अ टर्बो इंपल्स टरबाइन। So turbo turbine was first designed in 1919 by a young engineer named Eric Crewdson, who graduated from McGill University in Canada. तो ये टरबाइन सबसे पहले 1919 में एक यंग साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, जिनका नाम था एरिक क्रूडसन, जिन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से ग्रेजुएशन की हुई थी। वहां पर ये मतलब उस साइंटिस्ट ने इस टर्बो टरबाइन को पहली दफा मुतारिफ करवाया था या डिजाइन किया था। इट इज अ फ्री जेट इम्पल्स टरबाइन। ये जो इम्पल्स टरबाइन है ये फ्री जेट है। फ्री जेट का मकसद ये हुआ कि ये डायरेक्टली जो है बिल्कुल कनेक्ट होती है, हम देख लें इस उसके साथ, रनर के साथ, और कनेक्ट होती है साथ से यूज होने के बाद ही इसका जो वाटर है वो हम देख रहे हैं कि साथ ही इसके जो टेल रेस है वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। क्यों, इसकी फर्दर देखते हैं कि वेयर दी वाटर जेट इम्पिनिंग्स या इम्पिंग्स ऑन द रनर कैप, ठीक है, ये रनर है, ठीक है, और रनर की ये जो भी ब्लेड्स हैं या जो भी हमारे पास कैप्स अवेलेबल हैं, तो डायरेक्टली ये नोजल इन पर पानी जो है वो इम्पिन करता है, टकराता है, और एट वन साइड, एक साइड से टकराता है, और ये डिस्चार्ज एट द अदर एंड इनटू द टेल रेस। तो यहाँ से टकराने के बाद तो दूसरी साइड से मतलब घूमने के बाद जो पानी है वो हम ये कह सकते हैं कि वो डाउन वाली साइड से टेल रेस की तरफ निकल जाता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ फ्री जेट टरबाइन। फ्री जेट का मतलब ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल जो है वो इंतजाम नहीं होता, बल्कि नोजल जो है उसकी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो फ्री वाटर, हम देख रहे हैं कि ये एक वाटर इनलेट एडजस्टिंग हैंड व्हील है, क्योंकि वाटर का जो है इस पाइप के थ्रू इनलेट पाइप है, और हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली नोजल से पानी जो है वो टकरा रहा है। कोई स्पेयर नहीं है, कोई कंट्रोलिंग ऑफ वाटर या नोजल या वाटर स्ट्रीम नहीं है, बल्कि फ्री जेट वाटर है। तो जैसे इसको ओपन करेंगे, यहाँ से जो भी वाटर है फ्री होगा और वो इसको रनर को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएगा। तो टर्बो इम्पल्स टरबाइन इज आइडियल फॉर हेड्स इन द रेंज ऑफ 30 से 210 मीटर। और ये जो टरबाइन है ये आइडियल है उन हेड्स के लिए कि जिनकी रेंज है 30 से 210 मीटर। और दिस टरबाइन यूजुअली ऑपरेट्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ पेल्टर टरबाइन देन व्हेन ऑपरेटिंग ऑन ए हेड सिमिलर टू पेल्टन। अच्छा, इस तरह जो टरबाइंस हैं इस टरबाइन को हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अटैच होती है इसके साथ, और फ्री जेट इम्पल्स टरबाइन है तो इसकी जो स्पीड है वो ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ द पेल्टन टरबाइन है, और पेल्टन के हवाले से। और एडवांटेजेस ऑफ टर्बो इम्पल्स टरबाइंस क्या हैं? द जेट इन टर्बो टरबाइन स्ट्राइक्स 3 buckets simultaneously which increases the speed। अच्छा, इसमें यह है कि जो जेट है टर्बो टरबाइन का वो स्ट्राइक कर सकता है एक ही टाइम में 3 ब्लेड्स को या जो भी बकेट्स वहां डिजाइन हुई हैं साइमल्टेनियसली एक ही दफा। उससे क्या होगा कि विच इंक्रीजेज द स्पीड, जिससे स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी रनर की। वेयर एज इन पेल्टन टरबाइन द जेट स्ट्राइक्स ओनली 1 bucket एट टाइम। तो पेल्टन टरबाइंस में जो जेट है वो एक टाइम में एक ही बकेट को स्ट्राइक करता है, लेकिन उसके लिए करना ये होता है कि अगर वो उसकी स्पीड बढ़ानी हो तो फिर पेल्टन टरबाइंस के साथ और जो जेट स्ट्राइकर्स हैं या नोजल हैं उनका इजाफा जो है वो किया जा सकता है। हाई वाटर प्रेशर is converted to velocity due to the special nozzle structure। इसके लिए जो भी एक स्पेशल नोजल स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन किया जाता है ताकि जो बकेट्स की जो टकराने के बाद जो उसकी स्पीड है वो बढ़ सके। बीइंग ए फ्री जेट टरबाइन देयर इज नो कैविटेशन डैमेज टू टर्बो रनर। तो टर्बो रनर जो है वो उसको जो साइड कैविटेशन डैमेज है वो नहीं होता। गवर्निंग द टर्बो इम्पल्स टरबाइन with a long penstock is possible without making a provision for such tank release tank। अच्छा, टर्बो इम्पल्स टरबाइन जो है वो लॉन्ग पेन स्टॉक के अलावा भी इसको डिजाइन किया जा सकता है। कि पेन स्टॉक का मतलब है कि लंबी लंबी पाइप्स हैं जहां से रिजर्वायर से जो है वो टैंक पानी आ रहा हो और फिर जो है वो फर्दर इस्तेमाल में लिया जा रहा हो टर्बो टैंक के हवाले से या टर्बो टरबाइन के हवाले से। तो गवर्निंग टर्बो इम्पल्स टरबाइन विद लॉन्ग पेन स्टॉक इज पॉसिबल। अच्छा सॉरी, लॉन्ग पेन स्टॉक, तो मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग पेन स्टॉक हैं उनके साथ जो लंबी ट्यूब्स हैं
या पाइप्स हैं, उनके साथ ये पॉसिबल है कि इम्पल्स टरबाइन जो है उसको विदाउट मेकिंग प्रोविजन, किसी भी रिलीफ वॉल या सर टैंक के अलावा, कि अगर हम ये ना भी लगाएं तो हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं कि डायरेक्टली लॉन्ग पेन स्टॉक से जो भी रिजर्वायर है वाटर का वहां से कलेक्ट करके और जो टरबाइन है उसको ऑपरेट करवाया जा सके। द जनरेटर कनेक्टेड टू द शाफ्ट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी without the need for a mechanism to increase the rotational speed due to the high speed of the turbo turbine wheel। तो किसी और किस्म के मैकेनिज्म की इसमें जरूरत नहीं होती फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द रोटेशनल स्पीड, क्योंकि ऑलरेडी जो टर्बो टरबाइन व्हील है वो अच्छी खासी स्पीड पर घूम रहा होता है। अच्छा, थर्ड वन है क्रॉस फ्लो टरबाइन या ऑसबर्गर क्रॉस फ्लो टरबाइन। The cross-flow turbine is another form of impulse wheel that can be used in low head applications। अच्छा, ये क्रॉस फ्लो टरबाइन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये लो हेड टरबाइन है और ये ज़्यादा हाई हेड टरबाइन नहीं है। मतलब मिनिमम जो है वो 10 मीटर की जो हाइट है उस पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है हेड की। इट वॉज डिजाइंड बाई ऑसबर्गर फेलोरिक क्रू ऑफ जर्मनी। Cross-flow turbines are used in smaller hydroelectric applications where the maximum power output typically does not exceed 2000 kilowatt and cost are critical। अच्छा, ये जो टर्बाइंस हैं क्रॉस फ्लो, इनको स्मॉलर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मैक्सिमम आउटपुट जो है वो टिपिकली 2000 किलोवाट से ज़्यादा अचीव ना करे। मतलब उसको, इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मली 0 से 2000 किलोवाट तक जो भी, मतलब 124 से 2000 किलोवाट तक की जो अचीवमेंट है वो चाहिए होती है। और क्योंकि कॉस्ट जो है वो क्रिटिकल होती है तो इसलिए इसके अंदर जो एक जो लिमिट है वो इसकी मैक्सिमम ऑफ 2000 किलोवाट तक है। The head is usually between 10 meter and 150 मीटर, बट द फ्लो इज रिलेटिवली हाई। क्योंकि हेड इसका कम है, वो है 10 मीटर से 150 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका जो फ्लो है वो हाई होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन किस तरीके से है। दिस इज व्हाट वी हैव द इनलेट अडॉप्टर, मतलब जो वाटर का इनफ्लो है वो इस तरीके से यहाँ से होगा। अच्छा, ये देखें, ये लगे हुए हैं इनलेट गाइडेड वेन्स। अच्छा, ये गाइडेड वेन्स जो हैं ये पानी के फ्लो को कंट्रोल करेंगे कि जो पानी का फ्लो है वो कितना जो है वो टरबाइन की तरफ लेके जाया जाए। अच्छा, ये मेन टरबाइन केसिंग, ये ऊपर की साइड पे ये टरबाइन केसिंग है मेन, और यहाँ इन साइड से या अंदर से जो है पानी का फ्लो इस तरीके से आएगा। अच्छा, इंस्पेक्शन एक्सेस पोर्ट, ये एक्सेस पोर्ट से लगी होती हैं ये चेक करने के लिए कि पानी जो है वो डॉक्टर के में से ठीक तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो है ये रोटर है। रोटर का मतलब है दिस इज द मेन ब्लेड, ये टरबाइन। और ये टरबाइन का हम डिज़ाइन देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कुछ एयर कूलर हैं कि जिनमें प्रोपेलर टाइप का डिज़ाइन नहीं होता बल्कि इस रोटर टाइप का डिज़ाइन होता है जो कि हवा को प्रोड्यूस करता है, जो घरों में हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो वो इस टाइप का डिज़ाइन होता है, ठीक है, ये रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन है, गोल डिज़ाइन है। और इसके अलावा यहाँ से एयर इनलेट इनलेट होती है जो कि इसको फर्दर जो है इसका एयर के अंदर जो है वो वाटर में बबल्स वगैरह ना बने उसके लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो है फ्रंट टरबाइन केसिंग है जो कि इसको बंद करने के लिए होती है। यहाँ पर इसको इसके साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव द क्रॉस फ्लो टरबाइन, अ बेसिक स्ट्रक्चर। और क्रॉस फ्लो टरबाइन में क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या फायदे हैं? द एवरेज एफिशिएंसी इज अबाउट 80% फॉर स्मॉलर यूनिट्स एंड 86% फॉर लार्जर वंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज एफिशिएंसी है वो तकरीबन 80% है स्मॉलर यूनिट्स के लिए और 86% है फॉर दी लार्जर वन के लिए। बिकॉज द वाटर passes through the turbine across the blades, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, प्रोपेलर नहीं होते, तो वाटर प्रोवाइड पावर once when it enters the blade एंड अगेन एज इट लीव्स द ब्लेड। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक तरफ ऊपर से एंटर होंगे तो तब भी ये पावर प्रोवाइड करेगा, और एंटर होने के बाद जब ये लीव करेंगे ब्लेड्स को ऑन दी ऑपोजिट साइड तब भी ये जो एफिशिएंसी है वो उसकी प्रोविजन होगी। मतलब दोनों साइड पे एंटर होने के अलावा जो लीव साइड है दोनों साइडों को इस्तेमाल करेगा और जो उससे इसकी एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाएगी, विच इम्प्रूव्स इट्स एफिशिएंसी। तो क्रॉस फ्लो टर्बाइन आर फ्री फ्रॉम कैविटेशन। जो क्रॉस फ्लो टर्बाइंस हैं उनके अंदर ये जो कैविटेशन का अमल है वो बिल्कुल नहीं होता।
अच्छा, क्रॉस फ्लो टर्बाइंस आर सुटेबल फॉर लो हेड एप्लीकेशंस वेयर फ्लो इज फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, ये जो टर्बाइंस हैं ये उनको वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लो हेड एप्लीकेशंस के लिए, और जो फ्लो है जहां पर वो फ्लक्चुएट कर रहा हो, कांस्टेंट फ्लो नहीं आ रहा हो जहां पर। रनर जो है वो सेल्फ क्लीनिंग है ये। अच्छा, क्रॉस फ्लो टर्बाइंस हैव अ लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हेंस देयर इज सेविंग्स इन कॉस्ट। अच्छा, जो जो स्ट्रक्चर है इसका क्रॉस फ्लो टर्बाइंस का वो सिंपल है और लेस कम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से जो सेविंग्स हैं कॉस्ट में वो भी ज़्यादा अचीव की जा सकती हैं। So now what about the specific speed? The specific speed is a figure which gives a fundamental basis of comparison between turbines of different types. तो ये क्या करता है, ये different types के turbines में कुछ एक बेसिस बताता है कंपैरिजन की, कि इसकी स्पीड क्या होगी और उसकी स्पीड के हिसाब से हम कंपैरिजन कर सकेंगे कि इसको किस जगह पे इसको यूटिलाइज किया जाए। इट मे बी डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द टर्बाइन वुड रन एट इट्स डिजायर्ड एफिशिएंसी। अच्छा, तो एट विच द टर्बाइन वुड रन अंडर यूनिट हेड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिट पावर। तो किसी भी एक यूनिट हेड के लिए जो भी यूनिट पावर है वो प्रोड्यूस की जा रही है, तो ये उसकी जो स्पीड की एक रेशो है वो ये हमें स्पेसिफिक स्पीड जो है वो बताती है। और स्पेसिफिक स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? द स्पेसिफिक स्पीड इज कैलकुलेटेड एज स्पेसिफिक स्पीड एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन इंटू अंडर रूट पी डिवाइड बाई एच की पावर 5/4, वेयर एन एस क्या है, ये आ गई स्पेसिफिक स्पीड जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू एन जो है वो स्पीड ऑफ टर्बाइन आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट फॉर द स्पीड ऑफ टर्बाइन, और पी जो है वो है आउटपुट ऑफ टर्बाइन, और इसके साथ जो एच है वो है हेड ऑफ वाटर ऑन टर्बाइन। और इनके इसके अलावा जो स्पेसिफिक स्पीड होगी डिफरेंट टर्बाइंस की, वो भी हमारे पास हमें अंदाजा है कि वो उसकी रेंज जो है वो क्या हो सकती है। द स्पेसिफिक स्पीड डिपेंड्स ऑन द टर्बाइन टाइप एंड डिजाइन। द रेंजेस ऑफ एन एस आर गिवन एज इम्पल्स पेल्टन में 10 to 50 स्पेसिफिक स्पीड है। रिएक्शन फ्रांसिस 60 to 30। प्रोपेलर में हम देख रहे हैं कैप्लान है 300 से 1000, और जो बल्ब है ग्रेटर देन 1000। तो क्या है, इट infers the that high head operational turbines have a low value of specific speed while low head turbines have a high value of ns। एग्जांपल देखते हैं। It is required to develop 15,000 kilowatt at 214 rpm under a head of 100 meter with a single runner. What type of turbine should be installed? ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो पावर है हमारे पास वो है 15,000 किलोवाट, और जो आरपीएम स्पीड है एन वो 214 है, और हेड हमारे पास 18 है। So according to the formula 214 into 15,000 under root divide by 100 into 5/4, so ns is equal to 83। this means a reaction turbine should be used for these kind of requirements for the installation of a turbine। अच्छा, range of application of various type of turbines for a small hydropower power project। Having explained the various turbines suitable for small hydropower, it is necessary to select a suitable turbine for a given project। अच्छा, क्योंकि ये जरूरी है कि जो टर्बाइन है वो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट स्पेसिफिकेशन हो और अकॉर्डिंग टू द बेस्ट क्राइटेरिया हो। तो उसके लिए जो रेंज है एप्लीकेशंस वो कैसे डिफाइन की जाएगी वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। So the types of turbines that would be useful at various combinations of head and desired power output। तो जो combination होगा वो क्या होगा, एक तो different combination of head, और उसके साथ जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा desired output power के साथ। तो वो turbines हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं, प्लॉटेड हैं, और उनकी रेंजेस क्या हैं। ओवर अ रेंज ऑफ हेड्स एंड पावर फ्रॉम तकरीबन 3 to 300 मीटर एंड 10 to 10,000 किलोवाट। दिस इज द हेड एंड दिस इज द पावर।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पावर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। सो जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 100 या 100 हो गया। और इसी तरीके से 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10 और इक्वल में हम उसको कर लेंगे। और यहाँ ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो हम देख पा रहे हैं कि ये हेड है यहाँ पर। तो हेड के हवाले से हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हेड है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 300 मीटर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें पावर की और 100 किलोवाट पे आए, तो 100 किलोवाट का मकसद है कि अगर हम 5 मीटर का हेड हो और 100 किलोवाट हमें पावर चाहिए हो, तो इसका मतलब है कि प्रोपेलर वाली जो टरबाइन है वो हमें सूट करेगी। और इसी तरीके से अगर हम आगे चलें ये 100 किलोवाट में और जो हेड का साइज़ है वो आ जाए तकरीबन 10 मीटर का, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्रांसिस वाली भी उसके अंदर शूट कर सकती है। प्रोपेलर भी हम यूज़ कर सकते हैं और फ्रांसिस भी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि तकरीबन अगर हम इसका मिड लें 100 और 1000 का और 500 का, और हम चले जाएं तकरीबन 100 मीटर पे, 100 मीटर हेड पे हम देख सकते हैं कि हम तकरीबन यहाँ पर टर्गो वाली टर्बाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली भी, क्योंकि ये भी इसकी मिड में आ रही है, और फ्रांसिस जो टर्बाइन है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम देखें तो पेल्टन टरबाइन का एज है, लेकिन शायद हम इसको इस्तेमाल ना कर सकें। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स हम देख सकते हैं कि कौन सी जो टरबाइन है वो एप्लीकेशन के हिसाब से बेहतर रहेगी। सो फिगर इज कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो ये जो फिगर कंस्ट्रक्ट की गई है इसके लिए कुछ एजम्पशंस जो हैं वो निकाले गए हैं। वो एजम्पशन क्या हैं कि जो आरपीएम है वो इन द रेंज ऑफ 600 टू 3600। डायरेक्ट ड्राइव होगा, डायरेक्ट ड्राइव का मतलब है कि डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट होंगी शाफ्ट जो है लोड के साथ, मतलब वो पावर के साथ। और स्पेसिफिक स्पीड होगी इन द रेंज ऑफ ऑप्टिमम एफिशिएंसी फॉर अ गिवन डिज़ाइन। तो ये जो हैं कुछ एजम्पशंस हैं जिसके तहत ये टेबल जो है वो एक किस्म का ग्राफ जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, सिविल वर्क्स फॉर स्मॉल हाइड्रो पावर फैसिलिटीज़, के छोटे अगर हाइड्रो पावर फैसिलिटीज़ बनानी हो तो उनके लिए जो सिविल वर्क्स हैं वो कौन कौन सा किया जा सकता है। तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैव डिस्टिंक्ट अट्रैक्टिव फीचर्स, सिंपलिसिटी इन डिज़ाइन, के एक डिज़ाइन में सिंपल है, शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है विद नो सबमर्जेंस। उसमें ये है कि किसी किस्म का कोई और जो सबमर्जेंस है उसकी होने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए बेहतर है कि इसको इजीली इस मामले के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। विद रिसोर्स अवेलेबिलिटी लोकली, इसके जो लोकली जो हैं वो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। सुटेबल फॉर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ओनली सेंट्रलाइज के लिए ये सुटेबल नहीं है, उसको आगे फर्दर डिसेंट्रलाइज भी किया जा सकता है। ठीक है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि उसको इंस्टॉल करके फ़ौरन उससे जो है वो आउटपुट ली जा सकती है। तो हैविंग आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियल साइट, सबसे पहले पोटेंशियल साइट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। उसके बाद अ फिजिबिलिटी स्टडी इज कंडक्टेड टू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट टू बी डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग 4 मेजर पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? वाटर फ्लो रिकॉर्ड है, कि जो पानी का फ्लो है उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कि जो वाटर फ्लो इन रिवर और कैनाल शुड बी अवेलेबल अराउंड द ईयर टू मेक द प्रोजेक्ट वायबल टू द यूजर्स। ऐसा ना हो कि जो वाटर का फ्लो है वो कुछ अरसे के लिए तो हो या एक पर्टिकुलर सीजन के लिए हो, तो फिर उसका ज़्यादा एडवांटेज नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ये है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो ईयरली मेंटेन्ड हो, जो भी रिवर या कैनाल पर जो हाइड्रो पावर जो है वो स्टेशन लगाया जा रहा है। Available head, high water head schemes in hilly areas need smaller quantity of water to produce the desired power. जो हाई वाटर हेड स्कीम्स हैं जो हिली एरियाज में, उनको ये फ़ायदा है कि वो थोड़े से वाटर की क्वांटिटी उनको चाहिए होती है और उससे जो पावर है वो अचीव की जा सकती है। लो हेड स्कीम इन प्लेन्स हैव टू हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, consequently the civil structures and the generating plant tend to be comparatively costly. तो जैसा कि अपर एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि वहाँ पर जो स्मॉल हाइड्रो पावर जो हैं उनको ईजिली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और एनर्जी जो है वो हार्नेस की जा सकती है। और जो प्लेन लैंड्स हैं या जो प्लेन जो स्ट्रेट इलाके हैं वहाँ पर लाजमी बात है पूरा का पूरा सेटअप जो है वो बनाना पड़ सकता है,
और उस सेटअप को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, प्लांट को बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो सकती है। लोकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्ट साइट शुड बी लोकेटेड विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द यूजर्स। हाँ, दूसरे नंबर पे दिस इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट स्कीम्स इन आइसोलेटेड हिल एरियाज। और जो भी हिल एरियाज हैं वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हो, स्कीम हो, पर्टिकुलर एप्लीकेबल हो। इन प्लेन्स द जनरेटेड पावर कैन बी फेड इनटू द एग्जिस्टिंग ग्रिड। और जो भी प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर जो पावर जनरेट की जाएगी उसको फेड कर लिया जाए एग्जिस्टिंग ग्रिड में। और इसके अलावा जो फाइनल पॉइंट है दैट वन इज इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कि उसकी जो फिजिबिलिटी है, उसकी इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट की वो पहले इस लिहाज से कर ली जाए कि क्या वो प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और बेनिफिट फ़ायदा देगा कि नहीं देगा। द प्रोजेक्ट इज डीम्ड फिजिबल व्हेन द बेनिफिट एक्सीज कॉस्ट। अगर बेनिफिट बढ़ जाए कॉस्ट से, तभी उसका एडवांटेज जो है वो बेहतर हो पाएगा। इन अवर कंटेस्ट ऑफ पावर शॉर्टेज, स्मॉल हाइड्रो पावर इज ऑलवेज इंकरेज। और स्मॉल हाइड्रो पावर जो है वो हमेशा से इंकरेज की जाती हैं, की जाती रहेंगी। तो उनका फ़ायदा ये है कि वो पावर शॉर्टेज को बहुत ही कम कॉस्ट पे जो है वो यूज़र को उसका फ़ायदा दे दिया जाता है। अच्छा, अभी तक जो हमारे लेक्चर किया है, पढ़ा है, उसके हवाले से आप स्टूडेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। चलें।